हेलो स्टूडेंट। तो देखिए लास्ट लेक्चर में हमने स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स देख लिया, अलग अलग टाइप के इंटरमीडिएट जो भी थे हमारे, पॉजिटिव, नेगेटिव, कैटायन, एनायन, फ्री रेडिकल, ठीक है। इन सब की स्टेबिलिटी हमने चेक कर ली है GOC2 के अंदर, ठीक है। ये हमारा पहला समझो टॉपिक था कि स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट चेक करना ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होते हैं मेरे? तीन टाइप के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, रेजोनेंस है, हाइपर कॉन्जुगेशन है एंड इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं फिर से देख लेंगे। कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले चेक करेंगे रेजोनेंस, उसके बाद में हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद में इंडक्टिव इफेक्ट, ओके। तो अब देखते हैं दूसरा हमारा टॉपिक GOC2 के अंदर हम चेक करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे चेक करेंगे? कोई भी कंपाउंड हमें दिया हो, कोई भी दो कंपाउंड के बीच में कंपेयर करना हो तो हम कैसे चेक करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ। तो सेकंड हमारा टॉपिक होगा इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ। कोई भी दो कंपाउंड की हम एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो इसमें मेरे पास दो तरीके हैं। पहले तो हम देखेंगे एसिड हम बोलेंगे किसको, एसिड हम बोलेंगे किसको। तो सबसे पहला इसमें आता है आरेनियस, आरेनियस एसिड, आरेनियस एसिड, ठीक है। आरेनियस एसिड हम किसको बोलेंगे? जो भी एसिड, जो भी कंपाउंड मेरा H+ डोनर होगा, जो भी कंपाउंड मेरा H+ डोनर होगा उसको मैं क्या बोलूंगा? आरेनियस एसिड, ठीक है। कोई भी कंपाउंड हो उसको हम अगर पानी में डिसॉल्व करेंगे या फिर किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में उसको डिसॉल्व करेंगे तो मेरा अगर H+ रिलीज होता है तो उसको मैं क्या बोलूंगा? आरेनियस एसिड। एग्जांपल के लिए समझ सकता हूं, मेरे पास KCl है, ठीक है, H2SO4 है, HNO3 है, HNO3। इनको जैसे मैं पानी में डालूंगा, सपोज मैं KCl को पानी में डालता हूं, डिसॉल्व करता हूं, तो किसमें ब्रेक होगा? सॉरी, KCl नहीं, HCl होगा ना, HCl। H+ तभी डोनेट करेगा, तो इसको पानी में डालेंगे तो किसमें टूटेगा? H+ प्लस Cl माइनस में। इसी टाइप से ये भी मेरे ब्रेक होता है पानी पे डालने पे, मतलब पानी पे डालने पे मेरा H+ रिलीज हो रहा है। मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है आरेनियस एसिड के लिए? H+ रिलीज होना चाहिए, ठीक है। ये तो बात हुई आरेनियस एसिड की। अगर मान लो मेरे पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन हो ही ना, ये भी हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि सभी मेरे ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक जितने भी कंपाउंड्स हैं उनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट हो ही, कोई कंपलसरी नहीं है। तो कंपलसरी नहीं है तो फिर उनको कैसे हम डिफाइन करेंगे? उनको डिफाइन करने के लिए सेकंड चीज आती है मेरे पास लेविस एसिड, क्योंकि इससे तो काम हो नहीं पाया, ठीक है। तो इसके बाद में सेकंड साइंटिस्ट आए लेविस, उनकी सेकंड थ्योरी बोलती है लेविस एसिड, ठीक है। ये क्या बोलती है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या फिर लोन पेयर एक्सेप्टर। तो मैं इसको बोल देता हूं लोन पेयर एक्सेप्टर, एक्सेप्टर स्पीसीज। कोई भी मेरी लोन पेयर एक्सेप्टर स्पीसीज वो क्या होगी? वो क्या होगी मेरी? एसिड, या फिर इसको बोलो लेविस एसिड। होना तो एसिड ही है, बस नाम बोल देते हैं इसके लिए लेविस एसिड। कोई भी मेरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीसीज उसको मैं क्या बोलूंगा? लेविस एसिड, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? लेविस एसिड। वो हम अभी एग्जांपल में देखेंगे, बढ़िया से समझेंगे कि कौन लोन पे एक्सेप्ट कर रहा है, कौन डोनेट कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। चलो, तो थोड़ा सा हम इसको और डिटेल में जाते हैं, एसिड की डिटेल में ही, कि इसको हम और कैसे समझते हैं। मान लो मेरे पास HCl है, ठीक है। HCl मान लो कि मेरे पास HCl है। इसको अगर मैं पानी में डालता हूं या फिर किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में डालता हूं तो किसमें ब्रेक होगा? ये H+ प्लस Cl माइनस, ठीक है। ये क्या है? मेरा एसिड है, एसिड है। तो जो भी एसिड पानी पे डालने पे या एक्वस सॉल्यूशन में डालने पे अपने आयंस में टूटेगा, तो जो नेगेटिव आयन होगा वो क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट बेस,
वो क्या होगा इसका कॉन्जुगेट बेस। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मेरे पास ए कोई एक स्पीसीज है, उससे हाइड्रोजन कनेक्टेड है, इसको डिसोल्व करते हैं। डिसोल्व करेंगे तो क्या बनेगा बताओ, H प्लस प्लस ए माइनस। एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम क्या करना है, ए माइनस ही बनेगा क्योंकि हाइड्रोजन की तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एकदम जीरो कंसीडर करके चलते हैं। तो ए पे नेगेटिव आएगा, एच पे पॉजिटिव आएगा। तो ए माइनस क्या बनेगा मेरा बताओ, ए माइनस बनेगा मेरा कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस किसका, इसका। ये क्या है मेरा, अगर एसिड होगा तो नेगेटिव वाला क्या बनेगा मेरा, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है। इसमें एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम इसको पानी में डालते हैं तो ये दोनों तरफ चलती है इक्वेशन, आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा। ठीक है। अगर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हुई तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगी, अगर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हुई तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, अगर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हुई तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। ठीक है। जो जितना टूटेगा, मतलब जितनी ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी, जितनी ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी उतना ज्यादा H+ का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अगर जितना ज्यादा H+ का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो वो उतना अच्छा एसिड होगा। ठीक है, तो उतना अच्छा एसिड होगा। यहाँ पे मैं एक टर्म लिख देता हूँ, Ka क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस इक्वेशन। ठीक है। अगर Ka मेरा उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो Ka, मुझे Ka का वैल्यू बनाना है तो कैसे बनेगा बताओ, कैसे निकाल देते हैं। Ka इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, नीचे वाली इक्वेशन के लिए लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AH, ये लिख सकता हूँ K। ठीक है। चलो तो अब लिखते हैं, देखो ये तो Ka निकालने की बात होगी, वैसे तो कोई पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको पूछे कि Ka का वैल्यू मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का किसी भी एसिड के लिए, तो उसको पानी में डालो, डिसॉल्व करो, H+ कंसंट्रेशन A- कंसंट्रेशन, दोनों के वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आपने H+ की कंसंट्रेशन निकाल ली है, तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कि अगर आपसे कोई पूछे pH किसी भी सॉल्यूशन में, एसिड है तो उसकी ऑब्वियसली बात तो कोई pH होगी। ठीक है। कितनी होती है pH, 0 से लेके 14 तक होती है। एसिड की कहाँ से होती है, 0 से लेके 7 तक। 7 मेरा न्यूट्रल होता है और 7 के बाद में स्टार्ट हो जाता है मेरा बेस। तो pH में कैसे निकालूंगा, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+। अगर कोई मेरे से पूछे POH का वैल्यू बताओ तो POH कैसे निकालूंगा, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH माइनस। ठीक है। कोई मेरे से पूछे कि Ka का वैल्यू बताओ, Ka का वैल्यू बताओ, तो Ka का वैल्यू कैसे आएगा, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka। ठीक है। अगर मान लो कोई बेसिक रिएक्शन है, सपोज कोई बेस भी हो सकता है, एसिड होना कोई जरूरी नहीं है, तो Pkb का वैल्यू में से कोई पूछे तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Kb ले लो। ठीक है। ये कुछ फॉर्मूले हैं, वैसे तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये चीज बताएगी। तो इस टाइप से ये चीजें मैं कैलकुलेट कर सकता हूं बड़ा इजीली। ठीक है। चलो तो एक चीज और देखी जाए क्या, कि pH प्लस POH, इसका वैल्यू कितना होता है, हमेशा इसका वैल्यू होता है 14 किसी एक कंपाउंड के लिए। ऐसा नहीं है कि pH किसी और कंपाउंड का लाओगे, OH किसी और कंपाउंड का लाओगे, वो नहीं चलेगा। pH भी सेम का होना चाहिए। ठीक है। लिख देता हूं, इक्वल टू, इसी को मैं क्या बोलता हूं, pKw। ये सारी जो चीज है, ये वाली चीज, ठीक, ये वाली जो चीज है ये किसके लिए है, फॉर सेम सॉल्यूशन, और सेम सॉल्यूशन। एक ही सॉल्यूशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अलग अलग सॉल्यूशन, तो फिर तो pH POH की वैल्यू कुछ और आएगी, तो फिर गड़बड़ होगा उनका। ठीक है।
तो यहाँ से pH और POH की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? हमेशा 14 होनी चाहिए। टेम्परेचर, एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर मान लेता हूँ, टेम्परेचर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ये वैल्यूज ऊपर नीचे होती है, लेकिन हम एक स्टैंडर्डाइज टेम्परेचर बना देते हैं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड मुझे लेके चलना है। अगर 25 लेके चलूंगा तो मेरे पास ये कुछ वैल्यूज बनेगी, ठीक है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, इधर लिखता हूं मैं कि मेरा एसिडिक स्ट्रेंथ कब कब अफेक्ट होगा, ठीक है, कब कब मेरा एसिडिक स्ट्रेंथ अफेक्ट होगा। तो लिखते हैं हेडिंग, चलो लिखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, कब कब मेरी एसिडिक स्ट्रेंथ अफेक्ट होगी, ठीक है। कोई भी दो कंपाउंड मेरे को दे देगा, देखो ये चीज तो ऑब्वियसली बात है कि ऑर्गेनिक में कम ही बात काम में आएगी। अब जो लिखा रहा हूं वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी मेरे पास दो कंपाउंड है, उनमें मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी है, तो मैं कैसे चेक करूंगा, ठीक है, देखते हैं कैसे चेक करूंगा। मान लो आपको इस टाइप का कोई इक्वेशन दे दे, इस टाइप का कोई इक्वेशन दे दे और आपसे पूछे कोई भी दो कंपाउंड में, तो कैसे चेक करेंगे? एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू, या फिर इसको लिख सकता हूं एसिडिक स्ट्रेंथ अगर बढ़ेगी प्रोपोर्शनल तो इसकी Ka की वैल्यू भी बढ़ेगी। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ अगर बढ़ती है तो Ka की वैल्यू भी बढ़ेगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर देखो, अरे यार उल्टा लिख दिया, Ka को ऊपर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, Ka, ठीक है, एक उस मीडियम में आपको पता ही है Ka है ना। देखो Ka यहाँ पे Ka बढ़ा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, कैसे कैसे जाएगी फॉरवर्ड? देखो यहां से Ka, अगर Ka की वैल्यू मैं बढ़ाता हूं तो इस चीज की वैल्यू बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, तभी ये बढ़ेगा ना। Ka बढ़ा तो ये वाली चीज बढ़ेगी। अगर ये चीज बढ़ती है मींस H+ की कंसंट्रेशन बढ़ती है, ठीक है। अल्टीमेटली कहने की बात यही है कि अगर Ka की वैल्यू बढ़ती है तो इस चीज की वैल्यू बढ़ती है, इस चीज की वैल्यू बढ़ती है तो H+ की वैल्यू बढ़ती है, और अगर H+ की वैल्यू बढ़ती है तो एसिड अच्छा होगा। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई भी कंपाउंड मेरा ज्यादा H+ डोनेट कर पा रहा है तो ऑब्वियसली बात है वो एक अच्छा एसिड होगा, ठीक है। चलो तो ये बात होगी मेरी Ka की टर्म में। और बताओ, और बता सकता हूं मैं एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी कब? जब बढ़ेगी क्या? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ कब बढ़ेगी? जब स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बढ़ेगा। ऑब्वियसली बात है, देखो ये मेरा क्या है? कॉन्जुगेट बेस। अगर इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है मतलब ये वाली चीज ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू दिस, अगर ये वाली चीज ज्यादा स्टेबल है तो रिएक्शन कहां जाएगी मेरी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई तो H+ की कंसंट्रेशन बढ़ी, H+ की कंसंट्रेशन बढ़ी तो मेरा कंपाउंड क्या हो जाएगा? एसिडिक इन नेचर। आई बात समझ में? चलो तो हम अभी तक दो तरीके देख सकते हैं। अगर Ka की वैल्यू बढ़ती है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, और क्या है मेरा एसिडिक स्ट्रेंथ कब बढ़ेगी? जब स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट पे बढ़ेगा तो भी मेरी H+ की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है। थर्ड में देख सकता हूं, क्या देखेंगे? थर्ड, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। कब डिक्रीज होगी? व्हेन, ये लिखता हूं, if AH bond weak,
ठीक है। अगर मेरा AH बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड ना, AH बॉन्ड अगर वीक होगा, सॉरी उल्टा बोल दिया क्या मैं, अगर AH बॉन्ड मेरा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सॉरी कि अगर वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, इसको स्ट्रॉन्ग कर दो। अब बताता हूं, एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी अगर AH बॉन्ड मेरा स्ट्रॉन्ग हुआ तो। अगर ये AH बॉन्ड मेरा स्ट्रॉन्ग हुआ तो ये टूटना नहीं चाहेगा, ऑब्वियसली बात है। अगर AH बॉन्ड मेरा स्ट्रॉन्ग हुआ तो ये टूटना नहीं चाहेगा। अगर टूटना नहीं चाहेगा तो इसमें ये चेंज नहीं होगा, अगर टूटना नहीं चाहेगा तो इसमें चेंज नहीं होगा। अगर इसमें चेंज नहीं होगा तो एसिड बनेगा कहां से, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ मेरी घट जाएगी, ठीक है। चलो और लिखते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड लिख दो, या कनेक्टेड, अटैच लिख देता हूं, अटैच्ड, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी कब, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा। कैसे अटैच होगा, समझे चीज को। मान लेते हैं मेरे पास A था, H था, इसको डिसोल्व किए, H प्लस में टूटा प्लस A नेगेटिव में टूटा, ठीक है। A नेगेटिव पार्ट तो इसी चीज का है, पार्ट तो इसी चीज का है। तो अगर इससे मान लो इधर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कनेक्टेड होता तो यहां भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कनेक्टेड होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कनेक्टेड होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा इस चीज की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ऑब्वियसली बात है, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, क्यों, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है A माइनस के पास, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इस चीज की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इस चीज की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड आएगी, H प्लस बढ़ेगा और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है। आप लोग सिंपल सा ये देखो कि कॉन्जुगेट बेस जो उसका, ठीक है, कॉन्जुगेट बेस जो है उस पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या फिर पूरे कंपाउंड पे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कनेक्टेड है तो स्टेबिलिटी ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, ठीक है। इसका अपोजिट सोचो, अपोजिट सोचो, क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, कब डिक्रीज होगी, इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड, इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड। अगर मान लो मेरे पास AH है कोई भी रिएक्शन में, ये ब्रेक होता है किसमें, H प्लस में प्लस किसमें, A माइनस में, इससे कनेक्टेड है क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ये वाला इससे कनेक्टेड रहेगा ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर इससे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, A माइनस को ना, A माइनस को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लेकिन A माइनस के पास तो पहले से इलेक्ट्रॉन है, उसको और इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, तो ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देगा। अगर स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देगा तो रिएक्शन आगे नहीं जा पाएगी, और आगे नहीं जा पाएगी तो फिर H प्लस की कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगी, H प्लस की कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ मेरी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो डिपेंड कर रही थी एसिडिक स्ट्रेंथ पे। एसिडिक स्ट्रेंथ मेरी कब बढ़ेगी और कब घटेगी, इसका एक और है, वो हम लास्ट में देखेंगे जब ये पूरा खत्म हो रहा होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ वो क्या होता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, ये हम अभी नहीं देखेंगे, अभी बस खाली आप ऊपर वाले पॉइंट्स पे फोकस करें, उन्हीं से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो कुछ क्वेश्चन इसके स्टार्ट करते हैं करना, कुछ क्वेश्चन इसके स्टार्ट करते हैं करना। आपको बस एक ही चीज देखनी है फिलहाल, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाएंगे, एक हाइड्रोजन निकाल दो, ठीक है,
उसके बाद में उसकी स्टेबिलिटी चेक कर लो। एक हाइड्रोजन निकालेंगे, मतलब एक प्रोटॉन डोनेट कर, सॉरी एक H प्लस डोनेट करेंगे, H प्लस डोनेट करेंगे तो उसके पास नेगेटिव चार्ज बचेगा, नेगेटिव चार्ज बचेगा तो उसकी स्टेबिलिटी आप चेक कर लें। हमने स्टेबिलिटी पहले पढ़ ली है, इसीलिए मैंने आपको स्टेबिलिटी पहले पढ़ाई है। पॉजिटिव हो, चाहे एनाइन हो, चाहे फ्री रेडिकल हो, कुछ भी हो, उसकी स्टेबिलिटी हमने पहले इसीलिए पढ़ी है क्योंकि इसकी एप्लीकेशन आगे आ रही है बार बार। ठीक है, तो चलो कुछ एग्जाम्पल करते हैं, या फिर एग्जाम्पल करने से पहले एक ऑर्डर लिख लें, इंपॉर्टेंट ऑर्डर। उसमें आप हो सकता है कभी फंसे, इसलिए मैं नहीं चाहता आप बार बार फंसे, इसलिए एक ऑर्डर आप ध्यान में रखें क्योंकि उसमें सिमिलर से केस बनेंगे। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है, आपको याद रखना है वो वाली चीज। लिखना स्टार्ट करें आप। सल्फोनिक एसिड सबसे ज्यादा ताकतवर, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, फिनोल, अल्कोहल, वाटर, अल्काइल अल्कोहल, कोई भी अल्काइल ग्रुप कनेक्ट कर दो। ठीक है, इसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड NH3 एंड CH4। ठीक है, ये एक जनरल ऑर्डर है, याद रखें आप। कैसे याद करेंगे इसको? याद करने के लिए आप देखो, इनकी स्टेबिलिटी हम देखते हैं। देखो स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, इसका कॉन्जुगेट बेस बनाना है। कॉन्जुगेट बेस बनाना मतलब एक हाइड्रोजन इससे मुझे निकालना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन इससे निकालना पड़ेगा। तो देखो बनाते हैं इसके कॉन्जुगेट बेस कैसे बनेगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा कैसे, देखो RS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O माइनस। O माइनस कैसे बना, ये वाला हाइड्रोजन मैंने बाहर निकाल दिया, AO डालेंगे तो H प्लस बाहर जाएगा ना, तो वही वाला ये H बाहर चला गया। अब डाउट में हैं आप, यही वाला H क्यों गया? इधर मान लो CH3 कनेक्टेड होता, हो सकता है इधर CH3 होता, तो ये वाला हाइड्रोजन भी तो जा सकता था। ये वाला हाइड्रोजन जाएगा तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, बट अगर इधर वाला हाइड्रोजन जाएगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, और हमने हमेशा पढ़ा है ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू कार्बन। ठीक है, एक ही हाइड्रोजन निकालना है, ऐसा नहीं सारे हाइड्रोजन निकालना, वो नहीं चलेगा, हमको ओनली एक ही हाइड्रोजन निकालना है। और वो कौन सा निकलेगा? जो हाइड्रोजन सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा अपने कंपाउंड को, वो वाला हाइड्रोजन रिलीज होगा। इसलिए इधर R ग्रुप का कोई हाइड्रोजन नहीं निकलेगा। हाइड्रोजन कौन सा निकलेगा? ये वाला। अगर ये निकलेगा तो ये देखो, ये ऐसे इधर रेजोनेंस करेगा, इधर रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस प्रोवाइड करेगा ना, इसलिए ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा। इसमें कौन सा निकलेगा बताओ? ऑक्सीजन वाला। मैक्सिमम टाइम ऑक्सीजन वाला हाइड्रोजन ही निकलेगा, क्योंकि ये वाला ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है और ये रेजोनेंस भी करेगा। ठीक है, रेजोनेंस भी करेगा। इसके बाद में ठीक है, ये O नेगेटिव, फिर CH3 O नेगेटिव, OH नेगेटिव, RO नेगेटिव, फिर क्या है मेरे पास RC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, फिर क्या है NH2 नेगेटिव, फिर क्या है CH3 नेगेटिव। ठीक है, इनमें देखो कौन सा फैक्टर काम कर रहा है, यहां से लेके यहां तक। यहां तक तो मेरा क्या काम कर रहा है? रेजोनेंस। रेजोनेंस काम कर रहा है ना, तभी ये वाली चीजें ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि हमेशा हमने देखा है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? रेजोनेंस। उसके बाद में हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट। तो इनमें रेजोनेंस था और अच्छा खासा स्टेबल रेजोनेंस था, इसलिए इनको हमने आगे रखा है। ठीक है, चलो ओके, हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें होगा नहीं। ठीक है, तो इनमें अब हम देखेंगे, देखो
ऑब्वियसली बात है, ये वाले एक्सपेरिमेंटली आप समझ सकते हैं। देखो उसमें रेजोनेंस था तो हमने रेजोनेंस के थ्रू समझा दिया, ठीक है। कार्बन से ऑब्वियसली बात है, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, स्टेबल, कम हैंडल करेगा नेगेटिव को। उसके बाद में नाइट्रोजन करेगा, ये वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड मतलब इधर sp एटम है, sp एटम ज्यादा होता है, इधर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन वाले तो वैसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो ऑक्सीजन वालों को आगे रखो, इन सबको पीछे कर दो। इन सबको मैंने पीछे कर दिया, और फिर देखो कार्बन पे तो हमेशा ही कम स्टेबल होता है कंपेयर टू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे ये नॉर्मल कार्बन नहीं है, ये sp कार्बन है, इसलिए ये आगे चला जाएगा NH2CH3, ठीक है। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है, आप इस चीज को याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर। बहुत बार आप इसी से आंसर दे देंगे, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत उधर नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन लिखिए और ये क्वेश्चन आप सोल्व करें। ये क्वेश्चंस आप सोल्व करें। CH3H इनमें आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करना है। कैसे करना है? कॉन्जुगेट बेस बनाओ, जो भी स्पीशीज आपको दी गई है, कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाएंगे? हाइड्रोजन रिलीज करो और उसके बाद में स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस चेक करो। जो ज्यादा स्टेबल बेस होगा उसकी स्टेबिलिटी, मतलब कि एसिडिक स्ट्रेंथ उस कंपाउंड की उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। ओके, H2O एंड H2S। ये कुछ एग्जांपल आप करें जल्दी से, इनको सॉल्व फिर डिस्कस करते हैं इनको। इधर वाला आई होप आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। ये वाला फिर से एक बार देख ले, ठीक। चलो डिस्कस करते हैं कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कम स्टेबल होगा। इसमें बताओ कॉन्जुगेट एसिड क्या बनेगा। देखो हर बार नहीं बनाऊंगा मैं, अभी कुछ कुछ एग्जांपल मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, आगे नहीं करूंगा, ठीक है। तो कॉन्जुगेट बेस कैसे बनेगा? इस हाइड्रोजन को रिलीज करो तो क्या बनेगा? CH3 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव एंड फ्लोरीन नेगेटिव। अब इसमें से आप चेक कर लो कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है। और ये तो सबको पता है, हर आदमी को पता है कि फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है हमेशा। तो ऑर्डर कुछ इस टाइप से बनेगा। किसका ऑर्डर है ये? क्वेश्चन तो आपने लिख लिया होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर आपको बताने हैं सारे के, फ्लोरीन पे, देन ऑक्सीजन पे, देन नाइट्रोजन पे, देन कार्बन पे, ठीक है। चलिए इसमें बताओ PH2 नेगेटिव, इसमें क्या होगा? HS नेगेटिव, और इसमें क्या होगा? Cl नेगेटिव। इसमें बताओ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पे बढ़ती है, लेफ्ट से राइट जाने पे बढ़ेगी, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। इसमें बताओ फ्लोरीन माइनस, इसमें क्या होगा? Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर। इसका आंसर बताओ मुझे कौन सा। अब देखो इसमें तो खाली मुझे स्टेबिलिटी तो चेक करनी है, एसिडिक स्ट्रेंथ और क्या है, स्टेबिलिटी चेक करो नेगेटिव का, कौन सा नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है। तो बताओ कौन सा नेगेटिव इनमें ज्यादा स्टेबल होगा। इसका आंसर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से नहीं आएगा। यहाँ पे साइज फैक्टर मेरा इंपॉर्टेंट होता है, ना कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है। साइज फैक्टर, ठीक है। साइज फैक्टर यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, ना कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ऊपर से नीचे जाऊंगा, ठीक है, ऐसे लिखते हैं ना। जैसे फ्लोरीन है इतना सा है, और सबसे नीचे क्या आता है? आयोडीन इतना बड़ा है, इस पे भी माइनस चार्ज है, इस पे भी माइनस चार्ज है, तो ये वाला कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होगा ना, क्योंकि इसका साइज ज्यादा है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज को मुझे इतनी बड़ी जगह में रखना है,
और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को मुझे इतनी सी जगह में रखना है, तो ऑब्वियसली बात है जो बड़ा साइज का आदमी है, ठीक है, वो ज्यादा स्टेबल रह पाएगा। तो ओके, तो आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और देन फ्लोरीन। नीचे वाले में बताओ क्या बनेगा कॉन्जुगेट बेस, OH नेगेटिव एंड SH नेगेटिव। सेम कॉन्सेप्ट, ऊपर से नीचे जाएंगे साइज बढ़ेगा, सल्फर वाला ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू ऑक्सीजन वाले, ठीक है। चलो कुछ और एग्जांपल लिखते हैं, इनको नोट करते हैं। कुछ और एग्जांपल लिखते हैं। सब के सब कॉन्सेप्ट आपने पहले पढ़ रखे हैं, बस उनका एप्लीकेशन है वही जो पढ़ा रहे हैं। अब हर बार कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस नहीं बनाया जाएगा, आपको बना कॉन्जुगेट बेस के ही इस चीज को सोचना पड़ेगा। ठीक है, ये करें आप, ये फिर यहाँ एक दो एग्जाम्पल हो लिखिए क्या, ये तो आपने लिख लिया होगा, सॉरी। इसके नाम अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख लो आप। ये होता है पर क्लोरिक एसिड, ये होता है क्लोरिक एसिड, ये होता है क्लोरस, ये होता है हाइपोक्लोरो, हाइपोक्लोरस, हाइपोक्लोरस, ठीक है। इनकी भी आप सॉल्व करें, ठीक है, करें। पर क्लोरिक एसिड, क्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। सॉल्व करें क्वेश्चंस को, फिर डिस्कस करते हैं वन बाय वन सारे के सारे क्वेश्चन। हो गया? देखो इसमें एक चीज देखना, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड आ रहा है ना, यहाँ पे क्या आ रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड है ना, इसमें मैं एक ऑक्सीजन कम कर दिया तो एस एसिड में बदल गया, एक ऑक्सीजन कम किया तो इसमें चेंज हुआ एस एसिड में। इसमें भी कुछ कुछ वैसा ही हो रहा है, देखो इक एसिड आ रहा है, ठीक है, पर वाला तो हटा दो, पर कब आएगा जब एक ऑक्सीजन ऐड करेंगे। पर से कम किस में जाएंगे, क्लोरिक में, इक में, इक से कम किस में जाएंगे, एस में, एस से और कम किस में जाएंगे, हाइपोक्लोरस में, ठीक है। पर फिर इक, फिर एस, फिर हाइपो, ठीक है। तो वैसे इसमें भी किए, एक किए उसके बाद एक ऑक्सीजन हटाए तो उसको एस में चेंज किए, उसमें सेकंड में इक था, सेकंड से थर्ड में गए तो एस में चेंज किए, वो ठीक है, अलग टॉपिक है। चलो डिस्कस करते हैं। इसमें बताओ स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी, सल्फर पे नेगेटिव आएगा, ये ज्यादा स्टेबल, सेम कॉन्सेप्ट, सल्फर पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल। इसमें बताओ, इसमें मैंने कुछ गड़बड़ किया है क्या, नहीं मैंने कोई गड़बड़ नहीं किया, सही है, बताओ किसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसमें होगी भाई। इसमें अगर मान लो इधर से मैं एक हाइड्रोजन हटाता हूं तो नेगेटिव किस पे आएगा, कार्बन पे, इधर नेगेटिव किस पे आएगा, Cl पे, तो ज्यादा स्टेबल Cl वाला ही तो होगा, ठीक है। इसमें बताओ H2SO4 में, H2SO3 में कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, इसके लिए इसकी स्ट्रक्चर मेरे को बनानी पड़ेगी। यहाँ पे
दोनों हाइड्रोजन मेरे इक्वली एसिडिक है, इक्वली एसिडिक है तो दोनों हाइड्रोजन एक ही बार में रिलीज हो जाएंगे। कैसे होंगे देखो, सल्फर H2SO4 है ना, तो डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये स्ट्रक्चर बनेगी। यहाँ पे पहले क्या था, H2SO4 को OH था, इधर भी क्या था H2SO4। ये दोनों हाइड्रोजन मेरे इक्वली एसिडिक है क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम रेजोनेंस में है। अगर रेजोनेंस में तो स्टेबिलिटी इनकी बराबर है, एसिडिक स्ट्रेंथ भी, मतलब एसिडिक नेचर भी इन दोनों हाइड्रोजन का बराबर है, तो ये कुछ ऐसे चेंज होगा। और सल्फ्यूरस एसिड में सल्फर है, डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है। अब देखो इनमें मुझे अब चेक करनी है स्टेबिलिटी थी कि ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा या फिर ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे देखो 4 ऑक्सीजन 2 नेगेटिव को हैंडल कर पा रहे हैं, ठीक है, 4 के पास 2 नेगेटिव है, इधर 3 के पास ही 2 नेगेटिव है, 3 के पास ही 2 नेगेटिव है, सल्फर पे तो नेगेटिव जाएगा नहीं कभी, ठीक है। इसके पास 4 के पास 2 नेगेटिव है, इधर 3 के पास ही 2 नेगेटिव है। यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कुछ ज्यादा है, 3 को भाई 2 का कुछ संभालना है तो वो थोड़ा ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पे 4 को 2 का संभालना इजीली है, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस ज्यादा है, ठीक है, रेजोनेंस के थ्रू स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगी कंपेयर टू उधर। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। अब चाहे तो स्ट्रक्चर बना के देख लें, ऑर्डर यही आने वाला है। इसमें बताओ HClO4 में, HClO3 में देखो स्ट्रक्चर बनाऊंगे ना, देखो Cl, देखो Cl डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसमें देखो क्या बनेगा, Cl डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव, इसमें Cl डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इसमें ClO नेगेटिव, ठीक है। इसमें रेजोनेंस ज्यादा है, यहाँ पे भाई 4 ऑक्सीजन को, उधर भी ऑक्सीजन लिखा था ना, हाँ, 4 ऑक्सीजन को एक ही नेगेटिव को संभालना है, इधर 3 मिलके एक को संभालेंगे, इधर 2 मिलके एक नेगेटिव को संभालेंगे, इधर 1 मिलके एक ही नेगेटिव को संभालेगा। तो ये वाला ऑब्वियस सी बात है ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम रहेगी, ठीक है, रेजोनेंस अच्छा होगा यहाँ पे। तो इस टाइप से मैं एसिडिक स्ट्रेंथ का नेचर बता सकता हूँ, आप नोट करें इसको एक बार, ठीक है। चलो कुछ एग्जांपल और लेते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर ही। कुछ एग्जांपल और करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर। लिखिए एग्जांपल, ये हो गया। इसके बाद में मैं लिखता हूँ HOCl, HOBr, HOiodine, ठीक है। ये हमने कर लिया है, और कुछ करना है इसके बारे में तो HClO3, HBrO3, HiO3, ठीक है। चलो इसको डिस्कस करते हैं, आप कर लें जल्दी से सॉल्व, इसको हो गया। चलो देखो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे देखो। इसका अगर मैं कॉन्जुगेट बेस बनाऊंगा, सॉरी हाँ एसिड है तो कॉन्जुगेट बेस, सही बात है। तो OF नेगेटिव बनेगा, इधर क्या बनेगा OCl नेगेटिव। देखने में आपको लग सकता है कि पहले वाला
ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू सेकंड वाले के, मींस पहले वाला ज्यादा एसिडिक होगा कंपेयर टू सेकंड वाले के, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, रीजन समझो। यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि फ्लोरीन ज्यादा नेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा कंपेयर टू क्लोरीन। ऑब्वियसली बात, ज्यादा खींचेगा क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। खींचेगा तो कौन से इफेक्ट के थ्रू खींचेगा, इंडक्टिव, रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन। इंडक्टिव नहीं लिखा था ना मैंने, सबसे पहले किसको चेक करते हैं, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, देन इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन सबसे पहले मुझे किसको चेक करना है, रेजोनेंस को, इंडक्टिव इफेक्ट को नहीं चेक करना है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे तो देखो मेरा किसी टाइप का कोई रेजोनेंस नहीं होगा, इसके पास कोई ऑर्बिटल खाली नहीं है, तो लिख देता हूं नो वेकेंट ऑर्बिटल। इसके पास किसी टाइप के कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन इसके पास मेरे p ऑर्बिटल अभी खाली है, सॉरी d ऑर्बिटल अभी खाली है ना। क्लोरीन के पास d ऑर्बिटल खाली है, तो ये वाले लोन पेयर इसके अंदर चले जाएंगे। और ये केस हमने देखा है, नेगेटिव चार्ज हो, सिंगल बॉन्ड हो, उसके बाद इधर कोई स्पीसीज हो, इसके ऊपर वेकेंट ऑर्बिटल हो सकता है डी ऑर्बिटल हो सकता है कोई पॉजिटिव चार्ज हो, इस टाइप से कुछ भी हो, तो वहां पे मेरा रेजोनेंस शो होता है। तो इसमें रेजोनेंस है इस चीज में, कौन सी वाली में, इसमें रेजोनेंस है, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू दिस। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। इसमें कोई फर्क नहीं है, इसमें तो इसके पास भी वेकेंट है, इसके पास भी वेकेंट है, इसके पास भी वेकेंट है, इसके पास भी वेकेंट है कि नहीं है, बिल्कुल है। कौन से वेकेंट है, इसके पास से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d खाली है, इसके पास भी 3d खाली है, इसके पास 4d हो ना, इसके पास 4d खाली है, इसके पास 5d खाली है। तो मतलब रेजोनेंस तो सभी में है, रेजोनेंस सभी में है, तो फिर सबसे देखो रेजोनेंस सभी में, हाइपर कॉन्जुगेशन का कोई लोचा नहीं है। उसके बाद में क्या बचा मेरा, इंडक्टिव इफेक्ट। तो फिर ऑर्डर क्या आएगा मेरा, ये वाला ऑर्डर आएगा, सबसे कम ये होगा, फिर ये होगा, ठीक है। इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा, देखो स्ट्रक्चर बना के मैं आपको बताता हूँ। Cl डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इसमें क्या बनेगा, Cl डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इसमें क्या बनेगा, Cl नहीं है, इधर Br है, ब्रोमीन है ना, इधर क्या है, आयोडीन है, तो डबल बॉन्ड O, इधर क्या है, O नेगेटिव, ठीक है। चलो, इसके पास तो मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसके पास क्या है, मेरे पास वेकेंट कौन से डी, 3d, इसके पास 4d, इसके पास 5d, ठीक है। चलो, तो देखो इसको बताने से पहले मैं इसका आपको एक और लॉजिक बताता हूँ, कैसे आप कर सकते हैं इस चीज को। देखो मेरे पास ऑक्सीजन के पास कहाँ गया, हाँ, अगर मैं इसको हटाऊंगा, मान लो इसको हटाता हूं, तो नेगेटिव इसके पास आएगा, ठीक है, हटाता नहीं, बस आपको बताने के लिए कि हटा। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में होंगे, देखो ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखता है 1s2 2s2 2p, कितना बनेगा, 4 बनेगा क्या, मतलब p ऑर्बिटल में मेरे बाकी इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहेंगे, चलो ठीक है। मतलब मेरे पास यहाँ क्या है, 2p ऑर्बिटल है, और यहाँ पे क्या है, 3d मान लो, यहाँ पे क्या है 2p, यहाँ तो 2p सेम रहेगा, यहाँ पे क्या आएगा 4d आ जाएगा, यहाँ पे 2p रहेगा, यहाँ पे 5d आ जाएगा। कंपैरेटिवली इधर मेरी ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग होगी, इधर क्या होगी, स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग, क्योंकि इन दोनों की साइज लगभग सिमिलर है, ठीक है। कभी भी जो मेरा ओवरलैपिंग होती है, मान लो इधर सपोज मेरे को p ऑर्बिटल है, और इधर बड़ा सा मान लो उधर कोई दूसरा ऑर्बिटल है, तो इसके बीच इतनी अच्छी ओवरलैपिंग नहीं होगी कंपेयर टू
इधर ऐसा कोई ऑर्बिटल है तो उसमें ओवरलैपिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग अच्छी है, इधर कम अच्छी है, इधर बिल्कुल अच्छी नहीं है। ठीक है, बड़े बड़े ऑर्बिटल है, एक छोटा है और एक बहुत बड़ा है, तो ओवरलैपिंग इनमें अच्छी नहीं है। इसकी वजह से भी मैं इसका आंसर दे सकता हूँ कि इनमें ओवरलैपिंग अच्छी नहीं है, इसलिए ये लेस स्टेबल है। अब आते हैं इसके ऊपर, ऑक्सीजन के पास अगर वही वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करें, दोनों कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। मैं पहले वाले कॉन्सेप्ट से बताता हूँ, फिर दूसरे से बताता हूँ। तो पहले वाला कौन सा है, देखिए इसके पास 3D है, इसके पास कौन सा है मेरा 2p, 4D 2p, 5D 2p। इसके पास ओवरलैपिंग अच्छी होगी, ठीक है ना। इसके पास मेरी जो ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग गुड, अच्छी होगी तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, देन ये स्टेबल होगा। ये तो होगा पहला तरीका, ओवरलैपिंग वाला तरीका। दूसरा मैं वैसे भी कर सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के तरीके से भी। Cl मेरा ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि रेजोनेंस तो देखो सब में बराबर है, रेजोनेंस के बेस पे मैं आंसर कर ही नहीं सकता, रेजोनेंस तो सब में इक्वल है। बात करना पड़ेगा मुझे इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर, क्योंकि वहां पे एटम अलग अलग है, सबका इंडक्टिव नेचर अलग अलग है। तो Cl ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, Br कम खींचेगा, आयोडीन और कम खींचेगा। अगर कम खींचेगा तो स्टेबिलिटी को कम करेगा तो सबसे पीछे जाएगा, तो ये वाला सबसे लेस एसिडिक होगा। आई बात समझ में, जो भी आज पढ़ा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इजीली नंबर मिल सकते हैं इन सब चीजों से, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज का, बड़ा इजीली आप नंबर ला सकते हैं। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही है, कल इसमें हम कुछ और एग्जाम्पल कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए बाय।